Good morning viewers and welcome to my online English video class. In today's class we are going to study about absurd drama. What is absurd drama? We will be talking on this video. So without waste of time, let us begin the class. As you can see, there is a picture given in your screen that what is absurd drama. सबसे पहले मैं इन शॉर्ट एब्सर्ड ड्रामा को बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी उसकी जो हिस्ट्री है और उसका जो ओरिजिन है। तो चलिए देखते हैं कि एब्सर्ड ड्रामा क्या है। तो एब्सर्ड जैसा कि नाम से ही ये एक्सप्लेन है। एब्सर्ड आप ये कह सकते हैं कि थिंग्स दैट इज़ मीनिंगलेस, है ना, एक मजाकिया टाइप का और एक अपवाद है जिसको हम एब्सर्ड के नाम से जानते हैं। वो अपने आप में ही एक भद्दगी होती है। तो हाउ एब्सर्ड वर्ड इज़ यूज्ड इन लिटरेचर, विल सी। So it is a drama, it is a type of drama which takes a forms of man's reaction, okay? Man's reaction to a world apparently without meaning or man as a puppet. अच्छा, माना जाता है कि मैन की जो लाइफ है वो एक पॉपेट की तरह है ना। लाइफ जो है वो एक पपेट की तरह है। कि पपेट क्या, जैसे एक पुतला, एक गुड़िया, कि वो किधर भी उसको भेजो वो चला जा रहा है। मीन्स अ मैन विदाउट एम, विदाउट गोल, है ना। उसका जो लाइफ है वो एक ऐसा लाइफ है जिसमें देयर इज़ नो डेस्टिनेशन एंड नो डायरेक्शन। वो कहीं पर भी है, कहीं पर भी जा रहा है, उसका कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ फिलोसफी दैट ह्यूमन इज़ नथिंग एंड ही विल डेट समडे। ऐसा मानते हैं फिलोसफर, ऐसा मानते हैं कि एब्सर्ड ड्रामा में क्या होता है कि मैन जो है वो उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, उसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं होती है और वो एक पपेट के जैसे है, जिसको जिधर भी घुमा वो घूम जा रहा है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है और एक दिन वो जो है वो मर जाएगा। तो इसी पे जो बेस्ड है एब्सर्ड लिटरेचर, विल सी दैट। सबसे पहले कि जो द क्रिटिक मार्टिन एल्सिन, है ना, मार्टिन एल्सिन ने सबसे पहले इसको क्वाइंड किया इन हीज एस्से, जो कि उनका जो एस्से 1960 में आया था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, है ना। तो मार्टिन एल्सिन वाज अ क्रिटिक हु क्वाइंड दिस टर्म इन 1960 इन हिज एस्से थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अच्छा, अब जब ये एस्से आया ना, तो इस एस्से ने क्या किया, एक फोकस करना शुरू किया अदर्स प्ले राइट पे, लाइक सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमो एंड यूगेन आइलैंड्स को, है ना। तो सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमोन एंड यूगेन आइलैंड्स को वाज अनदर वेरी famous writer of absurd drama. Even you can say that Samuel Beckett is known as the father of absurd drama, क्योंकि इनकी जो प्लेस हैं वो काफ़ी फेमस हैं absurd drama को लेकर। अच्छा, एस्लिन्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि that their plays have a common denominator of absurd। जैसे कि वो कहते हैं कि ये जो वर्ड है डिफाइन करते हैं कोटेशन से, फ्रॉम आइलेंस को की जो कोटेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो एब्सर्ड है इज़ दैट व्हाट हैज़ नो पर्पस, नो गोल एंड नो ऑब्जेक्टिव। जिसमें ना तो कोई पर्पस है, ना तो कोई गोल है, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है। यही होता है एब्सर्ड। लेकिन ये है क्यों, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी यहाँ पे एक दूसरे राइटर का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि फ्रेंच फिलोसफर, फ्रेंच राइटर हुज नेम इज़ अल्बर्ट कैमस, इनकी जो ऐसे थी वो 1942 में थी और इनके ऐसे का जो नाम था वो मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ सिसिफस में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो मैन की सिचुएशन है वो मीनिंगलेस है एंड एब्सर्ड है। तो ये सारे राइटर्स जो बहुत काफ़ी समय से 1942 और 1950 1926 से लिखते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने लाइफ में तो कुछ मीनिंगलेस देखा होगा ना, तभी तो ये फिलॉसफी आगे की तरफ बढ़ती आ रही है। ऐसा है क्यों, मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो एब्सर्ड है इन दिस प्लेस टेकन फ्रॉम मैंस रिएक्शन टू अ वर्ल्ड अपीरियंटली विदाउट मीनिंग मैन हैज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो राइटर्स है वो ऐसा मानते हैं, ये एक फिलोसफी है कि मैन का जो रिएक्शन इस वर्ल्ड में है वो कैसा अपीयरेंट होता है, वो कैसा अपीयर होता है। ये अपीयर होता है विदाउट मीनिंग। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ द मैन्स लाइफ। मैन जो है वो एक गुड़िया के समान है, एक पुतले के समान है जिसको कंट्रोल किया जाता है और मैनेज बाई इनविजिबल आउटसाइड, जिसको गॉड जो कुछ इनविजिबल फोर्सेस हैं जिसके थ्रू मैंस की जो रिएक्शन है, मैन को जो है वो एज अ पॉपेट यूज़ करता है गॉड, है ना। वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसका जो गोल है उसको करने नहीं दिया जाता, वो ही कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग बाय हिज डिज़ायर। तो इस तरह से जो मैन है वो
बस आ रहा है जा रहा है और जब चाहता है उसको उसको मौत आ जा रही है। तो उसकी जो डेथ है दैट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ मैन। तो इसी वजह से मैन एक पॉपेट के रूप में ये फिलोसफर जो है वो मानते हैं। दिस स्टाइल वॉज द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज बाई यूगेन एलेंसको प्ले द बाल्ड सोप्रानो, है ना। इनका जो प्ले है बाल्ड सोप्रानो, इसमें बहुत ज़्यादा ये जो स्टाइल है वो पॉपुलर हुई थी। ऑल्दो द टर्म इज अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ प्लेस, सम कैरेक्टरिस्टिक coincide in the many of the plays broad comedy often similar to vaudeville। एक्चुअली ये जो प्ले है वो सिर्फ आपको ये जो एब्सर्डिटी टाइप की कंडीशन है वो अभी राइटर जो है वो बहुत बहुत टाइप के प्ले लिखने लगे और उसमें यूज़ करने लगे। ये कहीं ना कहीं ब्रॉड और कॉमेडी के भी सेंस में आता था। और फिर ये इनका जो मिक्स्ड विद हॉरिक एंड द ट्रेजिक इमेजेस, उसमें भी वो एब्सर्डिटीज ही दिखाते थे। साथ साथ उसके कैरेक्टर्स जो होते थे वो कहीं ना कहीं होपलेस सिचुएशन को दिखाते थे। वो देवर जस्ट फोर्स टू चू अ होपलेस सिचुएशन। और जो उनके डायलॉग्स वगैरह भी होते थे वो भी एक एब्सर्ड टाइप के डायलॉग होते थे। ये समझ में नहीं आता था कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, वो सोचते हैं क्या है, वो पाना क्या चाहते हैं। तो with the help of these plays the writer just wanted to show that like these play is our life। हमारी भी जो लाइफ है वो इन्हीं प्लेस जैसा जो प्ले का जो कंडीशन है, जो राइटर्स का कंडीशन है, द कैरेक्टर वर शोइंग द कंडीशन, वैसा ही मिलता जुलता पीपल का भी लाइफ है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमारी लाइफ है क्या। तो ये जो फिलोसफी ये बताते हैं कि द लाइफ इज़ मीनिंगलेस, कुछ भी नहीं है, हम बस एक पॉपेट के समान हैं जो किसी अननोन फोर्स के थ्रू उस समाज में यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि जो एल्सिन है जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया, वो प्रेजेंट करते हैं फॉर डिफाइनिंग प्ले राइट ऑफ द मूवमेंट एज सैमुअल बेकेट, मैंने पहले ही बताया, आर्थर एडमो और यूगेन आइलैंड्स को एंड जीन गेनेट। ये फोर मेन बड़े राइटर जो है वो अकॉर्डिंग टू एल्सिन वो प्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही वो फिफ्थ प्ले राइट को, जो कि हेरोल्ड पिंटर का नाम इस श्रेणी में काफ़ी योग्यफुल है, योगदान इन्होंने दिया है। और कुछ अदर राइटर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एस्लिन वो ये हैं कि टॉम स्टोपर्ड और फ्रेडरिक एंड व्हाट इज दिस डरेंडमट। तो ये जो राइटर्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये इन राइटर्स के नाम एब्सर्ड ड्रामास में काफ़ी फेमस है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एब्सर्ड ड्रामा एक्चुअली है क्या। तो हम लोग अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, क्या इसका जो फिलॉसफी थी वो क्या थी। तो ये जो टर्म है वो अप्लाइड हुई थी नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन विच हैव इन कॉमन वेज दैट द ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। बहुत पहलों से पहले ही जो पीपल थे और जो प्ले राइट थे, जो फिलोसफर थे, वो मानते आ रहे थे कि क्या ह्यूमन की जो कंडीशन है वो एक एब्सर्ड कंडीशन है, दैट दिस कंडीशन कैन बी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड बाय ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड दैट देयर देमसेल्व्स एब्सर्ड। क्या वो वास्तव में एब्सर्ड है या उनकी लाइफ ही एब्सर्ड है। तो तुमको पता चला कि बोथ द मूड एंड द ड्रामेटिक ऑफ द एब्सर्डिटी वर एंटिसिपेटेड एज अर्ली एज 1896। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो ओरिजिन, इसकी जो शुरुआत हो रही थी लिटरेचर में, वो 1950 नहीं, 1940 नहीं, बल्कि बहुत पहले 18वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो 1896 में ही इसकी जो शुरुआत मानी जाती है। कहीं ना कहीं इसका जो अफेक्ट है वो दिख रहा था सोसाइटी में राइटर्स के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो अल्फ्रेड जेरीज फ्रेंच प्ले, जो अल्फ्रेड जेरीज नाम का राइटर है, इनका एक फ्रेंच प्ले है। अब ये फ्रेंच जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। देखिए, उबू रोई समवेयर उबू द किंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ टाइटल था। तो लिटरेचर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बहुत लंबे समय से अफेक्ट हो रहा था, इस मूवमेंट से अफेक्ट हो रहा था। एज वेल एज इन द फिक्शन पे भी इसकी जो छाप थी वो दिख रही थी। फिक्शन की बात करें तो 1990 1920, देखिए 1896 के बाद ये 1990, मतलब वहाँ से लगातार इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कंटिन्यू था। अभी 1990 की बात करें तो जो फ्रेंड्स काफ्का नाम के जो राइटर हैं, उनकी जो द ट्रायल है एंड मेटामॉर्फोसिस, इसमें भी हमको यही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे राइटर जो है वो इनको पढ़ते थे और अपनी पढ़ने के बाद वो एक समझ पाते थे कि हाँ रियल में लाइफ क्या है। और उसके आगे विकसित कैसे हुई हम आगे देखते हैं कि द करंट मूवमेंट हाउएवर एमर्ज इन फ्रांस। फिर ये फ्रांस तक चली आई, है ना, आफ्टर द ओरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो 1939 टू 1945 का जो टाइम था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का था।
अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए, लोग जानने लगे कि हाँ वास्तव में जो मैन की लाइफ है वो एब्सर्ड है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कुछ जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे ही फोर्स करती थी कि हाँ आप जाओ और जाके लड़ो। भाई आप यू कैन नॉट फाइट एज अ फाइटर, एक सोल्जर की तरह तो फाइट नहीं कर पाओगे, फाइटर की तरह तो फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी यू आर फोर्स टू फाइट। जितना भी तुमको आता है तुमको जाना पड़ेगा। तुम करना कुछ चाहते हो, तुम जाना नहीं चाहते, बट यू हैव टू गो। सो आप एक पपेट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये जो धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था वो बढ़ने लगा है ना। तो एज अ रिबेलियन अगेंस्ट द बेसिक बिलीफ एंड द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन कल्चर, ये जो बेसिक बिलीफ था उससे हटने लगे लोग समझने लगे कि हाँ यही तो है एक एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ की, कि हम नहीं जाना चाहते बट फिर भी हमको उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेना है। अच्छा, उसके बाद से फिर आप देखिए कि आफ्टर 1940 however there was a widespread tendency, बहुत तेजी से ये फैला, स्पेशली इन द प्रोमिनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी ऑफ मेन एंड लेटर सच एज जीन पॉल स्टार्टर, बहुत ही फेमस राइटर है, एंड अल्बर्ट कॉमर्स। इन लोगों के जो प्लेस है इससे बहुत तेजी से ये दिखने लगा। इन्होंने क्या देखा और क्या लिखा? To view that human being as an isolate existence who is cast into an alien universe, वो फेंक दिया गया एक एलियन यूनिवर्स पे। टू कन्विंस ह्यूमन वर्ल्ड एज processing no inherent truth values meaningless, and to present human life in the fruitless search of purpose and significance। एक fruitless पर्पस की बात करते हैं जिसका कोई फ्रूट ही नहीं है। इस तरीके से भगवान ने जो पीपल को, ये एक्चुअली एक ये जो मूवमेंट था वो रिलीजन के भी अगेंस्ट था, सोशल के भी अगेंस्ट, सोसाइटी के भी अगेंस्ट था, कि कैसे जो है वो मनुष्य कहीं ना कहीं सोसाइटी के कंडीशंस को फॉलो करता है, उसके थ्रू पपेट बना हुआ है या गॉड के थ्रू पपेट बना हुआ है। तो ये वो सब उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट था। अच्छा, आगे बताते हैं कि एज इट मूव्स फ्रॉम द नथिंगलेस वेरेंस इट केम टूवर्ड द नथिंगलेस वेयर इट मस्ट एंड, एक दिन इसको खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं होते 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 भी हमारी लाइफ जो हम एक अनवांटेड ड्रीम को, एक अनवांटेड गोल को, एक अनवांटेड चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं और अंततः हमें जो है वो समाप्त होना है। तो आप ये देखेंगे कि जो राइटर केमस हैं वो कहते हैं अपने द मिथ ऑफ सिसिफस, इनका जो एक प्ले था मिथ ऑफ सिसिफस, ये 1942 में आया था। इसमें ये बताते हैं जो किंग सिसिफस है वो एक एक्चुअली एक माउंटेन की बात करते हैं, और ये समझ लीजिए कि ये किंग है, उसने एक पत्थर ले लिया है। इसको क्या करना है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है इस पत्थर को, और आप देख सकते हैं ये इसका पीक कितना हाई है ना। तो ये किंग सिसिफस क्या करता है, इस पत्थर को रोल करता है, रोल करते 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 वो जैसे यहाँ तक पहुँचता है ना, ये पत्थर फिर सड़क के नीचे चला आता है। तो ये कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यूएशन जो है वो बार बार करता है और वो पत्थर पुनः अपने प्लेस पे वापस चला आता है। इस तरीके से इसका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं बेकार होता है लाइफ में, और अंततः क्या हो जाता है, वो थक जाता है, वो मर जाता है। तो यही जो है वो राइटर दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य निरंतर प्रयास कर रहा है, किस टाइप का प्रयास कर रहा है, फ्रूटिलेट, जिसका कोई फ्रूट ही नहीं है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इन द यूनिवर्स, ये जो डिफिनेशन है आप देख सकते हैं, इन द यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन, ये भ्रम है, लाइट मैन फील स्ट्रेंजर, वो एक स्ट्रेंजर की तरह ही है, इन इरेमिडेबल एग्जाइल, उसका एग्जाइल जो भी है वो अननोन है। दिस डाइवर्स, वहाँ पे एक डाइवर्स है किस चीज़ में, बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, एक गैप है, एक मेजर गैप है मैन और उसकी लाइफ के बीच में। अबाउट द एक्टर एंड हिज सेटिंग, जो एक्टर है वो उसको सेट कहाँ पे होना है, यहाँ पे एक मेजर गैप है। ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट द फीलिंग ऑफ एब्जर्व, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एब्जर्डिटी को दिखाती है, ठीक है। फिर दूसरे राइटर की बात करें तो यूगेन आइलैंड्स को, ये एक फ्रेंच राइटर है, उन्होंने अपने जो उनका जो वर्क है द वर्ल्ड ऑफ सोप्रानो, जो कि 1949 में आया था, इसमें जो लेसन है द लेसन देयर आफ्टर देयर इज अनदर प्ले द लेसन एंड अनदर प्लेस ऑफ थिएटर द एब्सर्ड सच एज फूड, उन्होंने इस डेफिनेशन की बात करते हैं अपने इन सारे प्लेस में। ओके, जस्ट वेट। यस, वो बात करते हैं कट ऑफ फ्रॉम हिज रिलीजन, वो बात करते हैं कि एब्सर्डिटी क्या है, ये कट ऑफ है उसके रिलीजन से, मेटाफिजिकल से, एंड ये जो ट्रांसेंडल है रूट, मैन इज लॉस एंड ऑल हिज एक्शन बिफोर सेंसलेस एब्सर्ड इज यूजलेस। तो इस तरह से वो बात करते हैं कि मैन कैसे कट ऑफ हुआ इन सारी चीज़ों से, और उसकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली एब्सर्ड है, जिसको मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है। अच्छा, उसके बाद नाम आता है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट तो बहुत ही पॉपुलर राइटर है एब्सर्ड ड्रामा की, जब भी बात करते हैं हम वो कहीं ना कहीं सबसे पहले सैमुअल बेकेट का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से एब्सर्ड ड्रामा को पेश किया। कहीं ना कहीं फादर ऑफ ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा भी कहलाते हैं। द मोस्ट इमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर इन दिस मोड बोथ ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन, प्रोज भी लिखा इन्होंने। वॉज एन आयरिश मैन, ये एक आयरिश पोएट थे। हाँ, अच्छा, इनके जो प्लेस थे वो फ्रेंच थे, उनको ट्रांसलेट किया गया था। तो वेटिंग फॉर गॉडेड इनका एक प्ले बहुत ही फेमस था जो 1954 में आया था, एंड एंड गेम 1958 में आया था।
अच्छा, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं। इरिटेशनल, हेल्पलेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इन अ ड्रामेटिक फॉर्म्स दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये एक लॉजिक ही नहीं होता है इनके प्लेस में। वो पीपल परेशान होते हैं, वो दिखाना क्या चाहते हैं, और वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ऐसी कुछ कंडीशन थी, वो इसमें बताते हैं। वेटिंग फॉर गॉडेड की बात करें तो वो इसमें प्रेजेंट करते हैं कि देयर वर टू ट्रैम और ना इन वेस्ट प्लेस फ्रूटलेसली एंड ऑल बट होपलेसली वेटिंग फॉर एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन गॉडड। जबकि गॉडड है भी कि नहीं है, क्या उसका कोई एक्सिस्टेंस है भी कि नहीं है, दे डू नॉट नो, बट फिर भी वो वेट करते हैं, फ्रूटलेसली वो वेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक एब्सर्ड है, हमें पता ही नहीं कि हमारा गोल क्या है, बट फिर भी हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो उस टाइम का जो 20 साल का मतलब 1940 से लेकर कहीं ना कहीं आप 1960 के बीच में देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर एब्सर्ड ड्रामा का। वो कहते हैं कि अब भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब मनुष्य की ही लाइफ में कुछ एम नहीं है, तो ये थिएटर्स में क्या मज़ा होना चाहिए, मनुष्य का लाइफ ही कहीं ना कहीं क्रिटिकल है, तो इस वजह से इनको प्रेस्क्राइब करते हैं। अनदर फ्रेंच प्ले राइट जिसका नाम मैं बता दूँ, जीन गेनेट। उन्होंने भी अपनी जो ड्रामेटिक वर्क्स हैं, लाइक जो भी उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने एब्सर्ड वो ड्रामा को दिखाने की कोशिश की। फिर हेरोल्ड पिंटर की बात करें और एडवर्ड एल्बी, इन लोगों ने भी इसी मोड में ड्रामास लिखे। और कुछ अर्ली प्लेज ऑफ टॉम स्टोपर्ड, जो कि नाम मैंने आपको पहले मेंशन किया था, उनके जो प्ले हैं रोजनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन्स आर डेड, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एब्सर्ड प्ले का। और उसके अलावा इन्होंने ट्रेवेस्टाइस भी लिखा जो 1974 में आया। और ये जब भी आप ड्रामा पढ़ेंगे तो आप एब्सर्ड ड्रामा को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा जो मेन फोकस था वो इसी ड्रामा को लेकर था कि वो एब्सर्ड ड्रामा क्या है क्या नहीं है, आप इसको देखिए। और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि एब्सर्ड ड्रामा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।